नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की ही। कल पेनल्टिमेट राउंड है, यानी कि छठे चरण के लिए 58 सीटों पर बटन दबाया जाना है। इसके बाद एक चरण बच जाएगा 1 जून वाला, 57 सीटें वहां पर, यानी कि 543 की 543 सीटों का वोटिंग का जो सिलसिला है वो 1 जून को थम जाएगा। लेकिन आज छठे चरण से ठीक पहले मैं बात करने वाला हूं देश के दिल्ली की। और देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, हरियाणा की मैं बात करने वाला हूं। कुल मिलाकर ये 17 सीटें, 7 दिल्ली की और 10 हरियाणा की। और 2019 में ये 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। अब पूरे देश की जब हम बात कर रहे हैं और कर रहे थे पिछले लगभग 2 महीनों से, तो देश भर का जो ये लोकसभा चुनाव है उसमें एक शख्स का नाम जो लगातार लिया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दा कोई एक सेंट्रल नैरेटिव मुद्दे को लेकर नहीं बन रहा, लेकिन मोदी हर चर्चा के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। पर जहां तक हम दिल्ली की बात करें, देश भर में मोदी का नाम कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। वो विपक्ष हमला करे या बीजेपी ताल ठोके अपनी उपलब्धियों की, तो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होता है। और दिल्ली में वेदर यू लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर अरविंद केजरीवाल। लेकिन हुआ क्या, चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया कथित शराब घोटाले में। पर दिल्ली का जब तक चुनाव आया और बीच में था चुनाव, 10 मई को 21 दिन की जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को। तो जेल से बेल का चुनावी खेल पर कितना असर पड़ा, यह अपने आप में लाख टके का सवाल हो जाता है। एक विक्टिम कार्ड, एक सहानुभूति पकड़ने की कोशिश, क्योंकि सवाल उठने लगे थे बिना केजरीवाल झाड़ू क्या झाड़ू लगा पाएगी या खुद उड़ जाएगी। एक हतोत्साहित पार्टी काडर भी दिख रहा था, लेकिन एक नया जोश, एक जज्बा, एक उत्साह दिखा अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए। अब कल दिल्ली की सातों सीटों पर मतदान होना है। यहां खेल कुछ बदला है क्या? अब केजरीवाल को बेल तो मिली, लेकिन केजरीवाल मामले में जुड़ गया स्वाति मालीवाल का मामला भी। राज्यसभा सांसद हैं, महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। बदसलूकी का मामला, और वो भी मुख्यमंत्री के घर पर। मुख्यमंत्री के निजी सहायक, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है विभव की। हमने आपको वो हेडलाइन भी दिखाई। तो मालीवाल तो नहीं बिगाड़ देंगी केजरीवाल का खेल, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एक और चीज हुई है, अप्रत्याशित है ये। दिल्ली में जहां विधानसभा में सूपड़ा साफ करते आए हैं केजरीवाल, पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सूपड़ा साफ करती आई है लोकसभा में। 2014 में 7 की 7 सीटें, 2019 में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। लेकिन एक खास बात थी, वो ये कि दिल्ली में इन दोनों ही चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला होता था, यानी कि बीजेपी बनाम आप बनाम कांग्रेस। लेकिन इस बार विपक्ष का जो ये इंडिया गठबंधन था वो दिल्ली में कम से कम एक शक्ल अख्तियार करता दिखाई दिया। 36 का आंकड़ा जिन 2 दलों का था, भाई शीला दीक्षित को जेल में भेजने की बात करते थे, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते थे, अरविंद केजरीवाल तो झाड़ू और हाथ ने हाथ मिला लिया, हाथ ने झाड़ू थाम ली। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 पर कांग्रेस। अब इसके मायने क्या हैं, यह थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यहां पर वोट शेयर आ जाता है। 2014 में
बीजेपी 46.63, लगभग 47.5 मान लीजिए प्रतिशत वोट के साथ सातों की सातों सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, भाई 7 जीत ली तो दोनों का हाल यही था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। 15.25% वोट मिला कांग्रेस को और 33% से ज्यादा वोट मिल गया, थोड़ा ज्यादा 0.8 आम आदमी पार्टी को। और यहां पर एक चीज आप देखिए, अगर 15 और 33 को जोड़ लें तो यह 48% हो जाता है, यानी कि 2014 में बीजेपी के वोट प्रतिशत से ज्यादा कांग्रेस और आपका कंबाइंड वोट बैंक था। लेकिन 2019 देखिए, यहां भी बीजेपी सातों की सातों सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ गया 10%। 46 से यह 56 का आंकड़ा पार करता दिखाई दिया, 57 को छूता दिखाई दिया, 10.25% का इजाफा। कांग्रेस के खाते में गई 22.5 से ज्यादा फीसदी वोट और आम आदमी पार्टी 18.25% महज। और खास बात यह थी कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस हर जगह दूसरे स्थान पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर इन दोनों का वोट शेयर अगर आप जोड़ेंगे तो यह 41% होता है, 15% कम बीजेपी से। तो इस बार भी वैसा होता है तो क्या कोई अजब गजब नतीजा सामने आएगा? पर थोड़ा और इसको खोलने की जरूरत है मामले को। जो विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव में अगर आप नजर डालें, 2015 में आम आदमी पार्टी 54% जीत गई थी वोट बैंक, 54.34%। और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 53.57, तो 53-54 के करीब विधानसभा में चुनाव ले जाती है, विधानसभा चुनाव में वोट ले जाती है आम आदमी पार्टी। और अब कांग्रेस भी साथ है और चुनाव स्थानीय हो रहा है, ऐसा बहुत जानकार कह रहे हैं। क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष संजोए हुए हैं? अब बात करते हैं हरियाणा की। 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत गई, लोकसभा में 2 बार से सरकार भी है। 10 साल पहले तक हरियाणा में बीजेपी को 4 विधायकों की पार्टी कहा जाता था। 4 विधायक, भाई 3-4 आ जाएंगे बस, 90 की विधानसभा है। तो 10 सीटें हरियाणा में जीत गई बीजेपी और वोट प्रतिशत क्या था 2019 में? 58.5%। कांग्रेस को मिले थे 28.51, 28.5% वोट, लगभग 30% का अंतर। छोटा अंतर नहीं होता। लेकिन 2014 में जाए तो 2014 में बीजेपी को मिले थे 34.84% वोट और कांग्रेस को लगभग 23%, 22.99, 23 मान लेते हैं उसे, तो भी 12% का अंतर था। लेकिन उस वक्त आईएनएलडी, त्रिकोणीय मुकाबला था, आईएनएलडी को 24% से ज्यादा वोट मिले थे। अब आईएनएलडी तो हाशिए पर चली गई। अभय चौटाला उनके इकलौते विधायक हैं। जेजेपी अलग पार्टी बना ली, उसकी चाबी से ही सत्ता का ताला खोला बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में। 10 की 10 विधानसभा लोकसभा सीटें जीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद हुए तो बीजेपी को 40 सीटें मिली। तो जेजेपी के साथ की उस चाबी की जरूरत पड़ गई थी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 46 था बहुमत का आंकड़ा। पर यह बहुमत हासिल करने में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, एक रणनीति भी अपनाई बीजेपी ने, वो था जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिकल कार्ड। लोग कहते हैं 23-24% जाट हैं, कुछ 28% भी कहते हैं, और वही राजनीति पर हावी रहे हैं हरियाणा जब से अस्तित्व में आया 1966 में। पर बीजेपी ने गेम ही बदल दिया, नॉन जाट वोट बैंक को कंसोलिडेट किया और सत्ता पर काबिज होने में कामयाब भी हुई।
क्या इस बार भी वो कार्ड चलेगा? क्योंकि ये जाट नॉन जाट में जाटों का एक बड़ा पुट भी बीजेपी के साथ जाता दिखा। 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पर बालाकोट स्ट्राइक को लेकर भी लड़ा गया था, और हरियाणा सबसे ज्यादा परमवीर, महावीर, वीर चक्र वो हरियाणा के लोगों ने ही जीते हैं। वहां तो हर घर में कोई ना कोई फौज से जुड़ा हुआ है। और किसानी से भी अब किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद भी हुए। उसमें हरियाणा का पुट बहुत बड़ा था। जो दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए किसान, वो हरियाणा का ही इलाका, हरियाणा से ही जुड़ता हुआ बॉर्डर है। तो किसान आंदोलन दिक्कत देगा क्या? बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव देहात में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और इससे जुड़ जाता है अग्निवीर का मामला भी, कि भाई 4 साल नौकरी और फिर बाहर कर दिया, कोई पेंशन भी नहीं। सबसे ज्यादा मार क्या हरियाणा के युवा पर पड़ेगी? इसके साथ जेजेपी का सरकार छोड़ देना चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, फिर जेजेपी छोड़ देती है, फिर 3 निर्दलीय विधायक भी साथ छोड़ देते हैं। तो हरियाणा का खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहां भी कुछ चाल बदल रही है, या विपक्ष की खामखां की बातें खेल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जंगे हरियाणा, किसकी सत्ता किस पर निशाना? यहां बहुत खेल हो रहे हैं। और केजरीवाल की बेल, कितना बदला दिल्ली का खेल? 15 दिन हो जाएंगे कल जेल से अंतरिम बेल पर आए हुए अरविंद केजरीवाल को। और चर्चा में देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे तजुर्बेकार, सीधी बात करते हैं और सीधे सवाल के मेरे जवाब देते हैं प्रभु चावला। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक यशवंत देशमुख भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले दिल्ली के खेल से शुरू करता हूं, 50 साल के तजुर्बे वाले, उससे भी ज्यादा, प्रभु चावला के साथ। प्रभु, ये दिल्ली का दिल क्या कह रहा है? दिल्ली देश के दिल में क्या हो रहा है? धड़कनें किसकी बढ़ रही हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ रही हैं, आ गई हैं। हालांकि कोई साझा संयुक्त रैली नहीं हुई कि केजरीवाल और राहुल गांधी साथ दिखें। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है, संयोग है, प्रयोग है। या जो सातों की सातों सीटें साफ करती दिखी है बीजेपी 2 चुनावों से, वही सिलसिला बदस्तूर जारी रहने वाला है। देखो संदीप, दिल्ली का दिल की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली का दिल तो आजकल देख रहा है कि केजरीवाल एक टॉपिक बन गया है, इशू भी बन गया है, जो पहले नहीं था। केजरीवाल अब इशू भी है, टॉपिक भी है, वायदा भी है, खिलाफत भी है, मिसकंडक्ट भी है, कंडक्ट भी है, परफॉर्मेंस भी है, डिलीवरी भी है। इसी के ऊपर चर्चा आ रही है। हर बात के ऊपर प्रधानमंत्री ने भी उनको कुछ नाम दी थी, कुछ के एडजेक्टिव लगाए थे उनके नाम के आगे कल के भाषण के अंदर। तो आपको लगता है केजरीवाल के इर्द गिर्द सारा नैरेटिव दिल्ली के अंदर चल रहा है। इशू की बात कम हो रही है। हालांकि किसी ने पानी की बात उठाने की कोशिश की कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर पता नहीं रहता कि किसका शासन है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं, परंतु यहाँ पर एनडीएमसी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, डीडीए है, हर किस्म की 10 डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं जिनके ऊपर चीफ मिनिस्टर कुछ लेना देना नहीं है। परंतु चीफ मिनिस्टर के ऊपर बलाम आता है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है। उधर से तो कोशिश ये की जाती है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर सारा का सारा ब्लेम दिला दिया जाए। परंतु दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 55 में आया था, दिल्ली में तब से देख रहा हूँ कि बड़े परिवर्तन हुए हैं। 1 करोड़ 80 लाख की आबादी होगी। जब मैं आया था 20 लाख भी लोग नहीं थे दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की समस्याओं के ऊपर चिंता किसी को है नहीं। दिल्ली के अंदर जब मैं अपने ऑफिस से जाता था, मेरे को घर में जाने में 20 मिनट लगते थे उस वक्त। अब 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। इस बात के ऊपर चर्चा कोई नहीं हो रही कि दिल्ली को किस तरह से एक सुखमयी
दिल्ली बनाई जाए, यहाँ का मॉडल आपने सिटी डिक्लेयर किया, आपने जो 100 शहरों के ऊपर आया था मॉडल सिटी बनेंगे, उसमें एनडीएमसी भी एक था उसके अंदर। नहीं, इसमें फिर जनता की भी, एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं प्रभु, आप कह रहे हैं कि दिल्ली बदली भी थी 15 साल शीला दीक्षित का राज जो आया, दिल्ली की एक काया पलट होती दिखी, पर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस की ऐसी काया पलट की कि शून्य पर लाकर पटक दिया, उसे खाता भी नहीं खोल पाई। ये भी हुआ है दिल्ली में। तो करप्शन इशू नहीं, उसमें करप्शन इशू भी बन गया। हाँ। नहीं, करप्शन इशू बन गया। उसका 2014 में मोदी साहब आए और 2015 में फिर हार गए, उनको दिल्ली में नहीं मिली थी, उनके केजरीवाल ने हरा दिया उनको 2 बार। तो इसलिए ये देखने दिल्ली की जनता जो है, एक व्यक्ति के ऊपर, जब जैसे नाम शुरू किया कि केजरीवाल इशू 2015 से बने हैं, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं 2012 से उन्होंने शुरू किया, आज 10 साल के बाद आज ही केजरीवाल के ऊपर चर्चा ज़्यादा हो रही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होना चाहिए था, वो नहीं बन रही है। केजरीवाल के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ केजरीवाल एक केंद्रीय बिंदु बन गए हैं दिल्ली के चुनाव का, और वो बाकी राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वही चुनाव बिंदु बन गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट कर लिया गया, ठीक किया या नहीं किया ये तो कोर्ट बताएगी। दिल्ली में एक तो आपने दिलचस्प जो बात शुरू जो में मुद्दा होती था, है दिल्ली की सातों प्रभु, बीजेपी के पास 56% बीजेपी ले गई वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसा 2015 में किया 54% वोट ले गए केजरीवाल। तो विधानसभा में केजरीवाल, लोकसभा में मोदी, इस बार कुछ बदला है? बदलता दिख रहा है आपको? पूर्व संध्या पर ये सवाल पूछ रहा हूं। दोनों बार 7-7 सीटें आई। हाँ। 2019 में 7 सीटें बीजेपी जीती थी, 2020 में फिर 67 सीटें जीत गई, जो अपनी क्या पता 62 जीत गई केजरीवाल की पार्टी। तो इसलिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल केंद्रीय, हाँ, उसके बाद एकदम जीत गई 7 के बाद। कि दिल्ली का इतिहास ये रहा है, कई बार होता था 4-3 होती थी, 5-2 होती थी, 2 कांग्रेस को मिलती थी, 5 जनसंघ को मिलती थी। तो दिल्ली के पिछले 2 इलेक्शन जो हुए हैं वो एक्सेप्शन हुए हैं कि 7 की 7 एक की पाले। पर तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, साथ लड़ने से क्या कुछ खेल बदलेगा? मैं उसी पे अर्ज है, बदलेगा, क्योंकि नरेट जो आपने कहा, राहुल गांधी और केजरीवाल ने नहीं किया कैंपेन, पर केजरीवाल कांग्रेस की सीटों पर प्रचार करने गए, उनको भीड़ भी दिखाई दी वहाँ पर। मैंने देखा साउथ दिल्ली के अंदर भी आए थे, वहाँ पर भी भीड़ दिखाई दी। खेला तो मतलब टक्कर बन गई। आप जीतेंगे या नहीं देंगे इसके बारे में मैं उन जर्नलिस्टों में नहीं हूँ जो कहूँगा 4 जीत जाएंगे, 3 जीत जाएंगे। मेरे को लगता है केजरीवाल को जेल के आने के बाद और जेल से पहले के अंदर परिवर्तन हुआ है। जेल के पहले अगर जेल नहीं जाते तो उस तरह की लड़ाई नहीं दिखाई देती जो आज दिखाई दे रही है। जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक नई चीज बनी, लोग देखने के लिए आ रहे हैं उनको। अब वोट देंगे कि नहीं दूसरी बात है, पर केजरीवाल एक केंद्रीय बिंदु बन जाने से तो केजरीवाल की जितनी भी खामियां थी, अब मालीवाल का इश्यू जो उठा है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा मैंने जनता में देखी नहीं है। हालांकि बहुत जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, चेक होना चाहिए, परंतु उसके ऊपर कोई इशू नहीं बना पाई बीजेपी पार्टी। इसी लगता है कि केजरीवाल को इशू बना करके करप्ट। तो आप एक चीज के बारे में बड़े क्लियर हैं प्रभु कि देश भर में मोदी जिस तरह से चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे हैं, दिल्ली में वो केजरीवाल हो गए हैं। अब थोड़ा आंकड़ों को डिकोड करें। केजरीवाल बिल्कुल जी, एक सेकंड यशवंत, आंकड़ों को जरा डिकोड करें तो दिल्ली में 10 मई के बाद अंतरिम जेल पर आने के चलते क्या कोई समीकरण, आंकड़ा, वोट में कुछ बदलाव होते आप देख रहे हैं? वरना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला भी लें तो भी बीजेपी कंफर्टेबल दिख रही थी। 2019 की बात करें, 2014 में तो आंकड़ा ज्यादा हो गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। कुछ बेल पर आने से खेल बदला है क्या? अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ संदीप, खेल कितना बदला है तो नतीजे बताएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केजरीवाल के बाहर आने से कम एक पहनापन तो अटैक में आया। केजरीवाल बहुत ही क्लासिकल राजनीतिक जीव है, और इतना तो समझ में आया कि केजरीवाल के बाहर आने से जितनी ज्यादा बीजेपी इरिटेटेड दिखी, उतनी किसी के भी आने से या जाने से नहीं दिखी। क्योंकि बाहर आते ही उन्होंने जो बयान दिया कि ये जो वोट है ये मोदी के लिए नहीं है, ये दरअसल अमित शाह मोदी के बाद कौन, वो सवाल उठा दिया। मोदी के सामने कौन, बीजेपी पूछ रही थी, बीजेपी से पूछ लिया मोदी के बाद कौन। एग्जैक्टली। तो और बीजेपी बैकफुट पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इरिटेट जरूर हो गई, क्योंकि सबको उसका जवाब देने के लिए आगे पीछे बयानबाजी करनी पड़ी।
तो ये एक केजरीवाल की खूबी है कि उनके अंदर वो पॉलिटिकल साइक है जो बीजेपी को इरिटेट करता है। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी भी नेता के पास में वो हुनर है जिस तरीके से केजरीवाल बीजेपी को इरिटेट करते हैं। किसी भी विपक्ष के दूसरे नेता के पास में नहीं। हालांकि वो आ बैल मुझे मार अपने पैर कुल्हाड़ी, वो सब कुछ जो भी मुहावरे आप अच्छे निकाल सकें, वो स्वाति मालीवाल के किस्से में वो उनका हो गया। जो बीजेपी से कोई लेना नहीं देना नहीं था, उन्होंने स्वयं ही वो आत्मघाती दस्ते की तरह से वो एक प्रकरण उनके पास में आ गया। तो इलेक्टोरली स्पीकिंग उसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इस बाद में पता लगेगा। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल का प्रकरण नहीं भी होता तो भी संदीप, केजरीवाल का दिल्ली के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करना ये वैसा ही है जैसा नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार करना। दोनों को नतीजे पता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दरअसल लोकसभा को दिमाग में रख के प्रचार कर रहे थे, और केजरीवाल दिल्ली में दरअसल विधानसभा चुनाव को दिमाग में रख के तो प्रचार। मतलब क्या मैं ये मानूं, संकेतों में आप कह रहे हैं कि लोकसभा में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, या दरअसल सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर जाएगा? भाई कांग्रेस, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, ये तमाम नेता छोड़कर भाग चले। ये बड़े नेता थे अपने जमाने में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के। तो वोट ट्रांसफर एक समस्या है, या वोट ट्रांसफर हो भी जाए तब भी बीजेपी क्लियर लीड में है? नहीं, वोट ट्रांसफर समस्या, कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाए ये समस्या जितनी है, उससे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कितना होगा इस पे है। क्योंकि जो वोट आम आदमी पार्टी को विधानसभा में जिताता है वही वोट बीजेपी को लोकसभा में जिताता है। 18% वोट, हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, जो पेंडुलम की तरह से जो एंटी कांग्रेस वोट है। दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ में क्या है कि उनका आधा वोट तो एंटी कांग्रेस है, आधा एंटी बीजेपी है। तो एंटी बीजेपी वोट वाला हिस्सा तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो एंटी कांग्रेस वोट है वो ट्रांसफर होगा क्या, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, दिल्ली के लोकसभा चुनाव इस बार थोड़े से तिरछे और अलग हैं संदीप। सहज और साधारण नहीं होगा उनका आकलन करना, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में मेरा मानना है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के जो बड़ी तादाद में कैंडिडेट हैं वो सारे लोकल हैं, दोनों ही पक्षों के। नहीं, लोकली नहीं, जो है, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, या जितने सांसद, मौजूदा सांसद बीजेपी ने बदले हैं देश के किसी हिस्से में नहीं बदले। परवेश वर्मा का टिकट कट गया, गौतम गंभीर ऑप्ट आउट हो गए, रमेश बिधूड़ी का पत्ता कट गया, तो इतने सांसद, हंसराज हंस को हटाया गया, तो ये कहीं नहीं होता दिखा। संदीप सारे वीआईपी हटा दिए, और मजे की बात यह कि कांग्रेस ने भी या आम आदमी पार्टी ने भी केवल पूर्वी दिल्ली वाली सीट को आप छोड़ दें, इधर वाली जहां मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया की लड़ाई है, मुझे लगता है बाकी सारे ही लोकल कैंडिडेट हैं दोनों तरफ से। तो दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार, तो मतलब टक्कर है या एक तरफा है चुनाव? टक्कर हो रही है कि एक तरफा है चुनाव? देखिए, टक्कर तो होगी, इससे कौन इनकार कर सकता है कि टक्कर नहीं होगी। पहली बार बीजेपी के सामने ये दोनों अलायंस बना के उभरे हैं, उतर रहे हैं, और उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट जोड़ दे तो वो बीजेपी के आसपास बैठता है। 4 सीटें ऐसी हैं जहां जोड़ने के बाद में भी बहुत लंबा गैप है। अब क्लासिकल बात यह है संदीप कि जिन सीटों पे उन दोनों के वोट का जोड़ आसपास बैठता है, उन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि कदमताल सही हो पाएगी। आपके आकलन में विनोद, दिल्ली का दिल क्या कह रहा है? देश का दिल, दिल्ली क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का अपना नेता आज के दिन सिर्फ केजरीवाल है। किसी और पार्टी में दिल्ली का कोई नेता है नहीं। और अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाके ये कह रहा है कि अगर मेरे को जितवा दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू में, आज या कल, बहुत तारीफ की शीला दीक्षित जी। कोशिश यह है कि
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट है उसमें ताउन ना हो, उसमें कोऑर्डिनेशन ना हो, उसमें पुराने घाव उभारे जाएं दोबारा से। और अरविंद केजरीवाल ने एक और इंटरव्यू दिया जो अभी टेलीकास्ट हो जाएगा, मैं तो उसको देख चुका हूं, कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुझको प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बड़ा स्मार्ट चोर हूं, इसीलिए कोई एविडेंस नहीं मिला मेरे खिलाफ। तो इससे प्रधानमंत्री इस बात को मान चुके हैं कि एविडेंस इनके पास कुछ नहीं है, और इन्होंने मुझे बिना एविडेंस के जेल में डाला। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का यूएसपी क्या है। अभी यशवंत बोले कि बहुत तिलमिलाती है बीजेपी उनकी बातें सुनकर। हाँ, तिलमिलाएगी ना, क्योंकि सही मामले में अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विभीषण है। वो जानता है उनकी कारकर्दगी को, अंदर के सिस्टम को, और काम किया है उनके साथ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कौन था, जो कौन फोर्सेस प्रोत्साहित कर रही थी, और वो उन्हीं की विकेट पे खेलकर उनसे सवाल पूछता है। वो भगवान राम के मुद्दे पे पीछे नहीं रहा, वो कई और मुद्दों पे पीछे नहीं रहा, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुप हो जाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे पूछ रहा है उनसे कि आप आज के दिन किस तरह के चुनाव करवाना चाहते हो। रशिया जैसे चुनाव करवाना चाहते हो, या आप पुतिन जैसे चुनाव करवाना चाहते हो, या आप बांग्लादेश जैसे चुनाव करवाना चाहते हो, या पर पाकिस्तान यहाँ जैसे पर चुनाव। एतबार की भी तो बात है, कितने लोग मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया? ये भी एक सवाल, इसका जवाब भी तय होगा, इसका जवाब भी मिलेगा क्या 4 जून को? देखिए ये कहानी जो है ना, इसमें बड़े सब प्लॉट बन चुके हैं हाँ। अब इसमें कोई एंजल नहीं है। अब ये जो घोटाला निकला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, आप क्या समझते हो लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है? और उसमें कितने आंकड़े हैं? आप यहां पर 100 करोड़ की बात कर रहे हो, वहां पर तो हजारों करोड़ का खेल है, और उसकी मनी ट्रेल है। तो बात यह है कि करप्शन वाला मुद्दा कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा मैं नहीं जानता हूं। रहा स्वाति मालीवाल वाला, तो उसने वो इश्यू भी एड्रेस कर दिया है। उसने कहा है कि भाई जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हफ्ते भर से ज्यादा चुप्पी भी साधे रखी, कुछ नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने। देखिए भाई राज्यसभा सांसद हैं, उनकी 16 साल से उनकी सहयोगी हैं। एक 22 सीट लड़ने वाला नेता यार 4 दिन तो चुप रह सकता है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री महीनों चुप रह सकता है तो। देखिए, लेट अस बी फेयर इन अ डिस्कशन। हमको इवन हैंडेडली डिस्कस करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जैसे अभी यशवंत कह रहे थे, यशवंत, मेरा मानना है कि ज्यादातर जो सपोर्ट बेस बटोरी अरविंद केजरीवाल ने, वो कांग्रेस के पाले में से बटोरी। वो जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो वोटर है वो आज भी उसके साथ है, और अच्छे बड़े स्तर पर ठोक के उसके साथ है। तो मतलब टक्कर कांटे की हो सकती है। अब मैं हरियाणा पर भी आपका एक क्विक कमेंट चाहूंगा। हरियाणा में पिछली दफा एक लहर थी, उसमें राष्ट्रवाद का पुट भी बहुत था और जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स का पुट भी साफ दिखाई दिया था। 30% के करीब अंतर कांग्रेस और बीजेपी में, बीजेपी 10 की 10 साफ कर गई थी। इस बार हरियाणा क्या कह रहा है विनोद? देखिए, मेरी बात सुनिए। हरियाणा में 5+ सीट कांग्रेस जीत सकती है, और काफी उस मामले में वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसा क्या बदला है हरियाणा में? हरियाणा में ये बदला है कि तुमने बोला ना महावीर परमवीर चक्र मिलते थे, अभी तो अग्निवीर है वहां पर। किसान घुसने नहीं दे रहे कई गांव में। खट्टर साहब की क्या प्रॉब्लम है करनाल में? वही प्रॉब्लम है ना। और थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम राव इंद्रजीत की है, जो कि बड़ा इजीली जीतना चाहिए जिनको गुड़गांव। तो जो देखिए, चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट फॉर बीजेपी इन पंजाब एंड हरियाणा। उन्होंने जो भी सख्ती दिखाई किसानों के प्रति, किसान अब सरेआम कहते हुए घूम रहे हैं। मैं तो पंजाब में था, वो कहते थे इन्होंने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम क्यों इनको अपने गांव में घुसने दें। देखिए, यहां पर भी लोकतंत्र का मामला सवाल उठ रहा है। नहीं, पंजाब में तो 2 ही सीट जीती थी बीजेपी ने, वहां लॉसेस की आशंका ऐसी कोई जबरदस्त नहीं कि भाई बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। हरियाणा में 10 की 10 सीट थी।
मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा इस मामले में ड्यूटकार है, युगल गीतकार है। ये मेरा कहने का मकसद है। डुएट गा और रहे ये हैं। दोनों एक मिनट दोनों प्रदीप जी, ये दोनों कृषि क्या प्रधान हरियाणा चिंता प्रदेश का है। सबब बन रहा है? ये किसान आंदोलन, ये जाट नॉन जाट कार्ड, क्या वो नहीं चल पा रहा है इस बार? या ये नहीं विपक्ष देखिए, फिर वही विपक्ष के लिए वो हसीन सपना संजोए बैठे हैं? नहीं संदीप जी, आप देखिए, बीजेपी 2014 में हरियाणा की तीसरे नंबर की पार्टी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 3-4 विधायकों की पार्टी, हाँ, वहां से सीधे नंबर 1 बनी। 2019 में भी नंबर 1 की एक पोजीशन को बरकरार रखा। तो बीजेपी का जो कोर वोट बेस है वो नॉन जाट। बीजेपी को मालूम है कि जाट उसको उतनी बड़ी मात्रा में वोट नहीं करेगा। वो जो है जजपा और कांग्रेस पार्टी में डिवाइड होगा, कांग्रेस के पास ज्यादा जाएगा, जजपा के, इसीलिए जजपा से अलायंस तोड़ा कि जिससे डिवीजन हो जाट वोटों में। अब वो कितना होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना है कि नायब सैनी को बनाकर अपना जो नॉन जाट वोट बेस है उसको और कंसोलिडेट करने की बीजेपी नहीं, वो ने तो कोशिश मनोहर लाल की। खट्टर भी कौन से जाट हैं? नहीं, लेकिन उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही, हाँ, तो उसको भी खत्म करना था। तो इसलिए जो है नायब सैनी को बनाया गया। बीजेपी की जो स्थिति 2019 में हरियाणा में थी वो 2024 में नहीं है। उसको कुछ सीटों का नुकसान होगा। अब कितनी सीटों का होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ सीटों का नुकसान कुछ होगा। सीटों का नुकसान लेकिन होगा। और इतना दिल्ली में आपका आकलन क्या है? दिल्ली में देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या देश के दूसरे प्रदेश हो, मतदाता का एक दो लोकसभा चुनाव में संदेश है कि आम आदमी पार्टी राज्य की राजनीति के लिए ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए नहीं। ये विक्टिम केवल कार्ड जो रिजल्ट अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, ये भारी पड़ सकता है बीजेपी पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई खेल लोकसभा में जो है बीजेपी पर भारी नहीं पड़ सकता, विधानसभा में अभी बहुत सालों तक भारी पड़े। अरविंद केजरीवाल को हराने की क्षमता बीजेपी में विधानसभा में दूर दूर तक नहीं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को हराने की क्षमता अरविंद तो केजरीवाल मतलब जो यशवंत कह रहे थे प्रदीप जी कि कर्नाटक में जैसे प्रधानमंत्री वो विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे थे, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ लोकसभा में उतरकर जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को। तैयारी विधानसभा चुनाव की है जो अगले साल फरवरी में होने वाले। भाई, उनका स्टेक ज्यादा विधानसभा चुनाव पर, हाँ, उनकी सारी राजनीति टिकी हुई है विधानसभा चुनाव। ठीक है। अभय दुबे आप कैसे देखते हैं दिल्ली को? दिल्ली क्या कोई संकेत देगा कि कोई अंडरकरंट की बड़ी बातें हो रही हैं, और भाई विपक्ष पर प्रहार की बात है, भ्रष्टाचार पर वार के बजाय अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये जो कुछ सवाल खड़े हुए हैं इनके जवाब भी देगा दिल्ली या तय करेगा? अगर करंट जमीन के नीचे है तो मुझे कैसे दिख सकता है, मैं कैसे देख पाऊंगा उसको। मैं एक बात जानता हूं केवल कि अरविंद केजरीवाल के सामने इस लोकसभा चुनाव में प्रमुख चुनौती यह है कि विधानसभा में उनको निचले तबके का जो वोट मिलता है, जिसको यहाँ अपने साथी लोग कांग्रेस का वोट कह रहे हैं, जो किसी जमाने में कांग्रेस का था, जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गया है, जो वो वोट मिलता है उस वोट का एक हिस्सा लोकसभा चुनाव में भाजपा में चला जाता। केजरीवाल की कोशिश है कि उस वोट को भाजपा में जाने से अधिकतम रोका जाए। पूरी तरह तो नहीं रोका जा सकता, कोई काम पूरी तरह होता नहीं है, पर वो सेंधमारी होती दिख रही है। हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा उनकी कोशिश है कि वो आम आदमी पार्टी में रह जाए। जैसे ही वो आम आदमी पार्टी में अगर वो सफल हो जाते हैं अपने इस काम में, और पहली बार दिल्ली में गठजोड़ से चुनाव हो रहा है, अल्पसंख्यक वोट नहीं बटेगा, अगर 100% ट्रांसफर नहीं होता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट, तब भी कुछ ना कुछ तो बड़े पैमाने पर, काफी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि वो कांग्रेस के लोगों का प्रचार कर रहे हैं, कन्हैया उनके, मतलब दोनों में काफी मिलजुल के दिल्ली में काम हो रहा है। नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड अभय भाई, राहुल और अखिलेश साथ दिखते हैं, राहुल और तेजस्वी साथ दिखते हैं, राहुल मुंबई जाते हैं, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे सब साथ होते हैं, अरविंद और राहुल क्यों नहीं दिख रहे साथ? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो अलग तरह की स्थिति है। वो साथ साथ भी रैली कर सकते थे, मुझे नहीं
लगता है कि साथ साथ रैली करने से कोई बहुत ज्यादा विशेष असर पड़ता। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या केवल उनका फोकस अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर है। ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे मतलब हैं। कदम ताल हो रही है, आप ये कह कदम-ताल रहे हैं। दोनों साथ साथ हो रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल अपने निचले स्तर के जनाधार को अपनी पार्टी में इस बार, पहले 2 बार नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत भी रोक पाए तो बहुत जबरदस्त टक्कर दिल्ली में होगी। दिल्ली क्योंकि में अल्पसंख्यक टक्कर हो वोट एक सकती है। साथ और रहेगा। हरियाणा में एक क्विक कमेंट, हरियाणा में आप क्या देख रहे हैं? हरियाणा में तो भाजपा का पूरा खेल जाट वोटों के बंटने पर टिका हुआ है। जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा भी कि पता नहीं वो वोट बटेगा नहीं बटेगा, लेकिन दांव यही है कि जाट वोट बढ़ जाए। अगर दुष्यंत चौटाला की साख जाटों में ठीक है तो नहीं बढ़ है। जाएगा वोट। नहीं है साख, नहीं तो है, नहीं नहीं मिलेगा है, वो वोट, ना साख के नहीं बराबर है। वोट मिलेगा। जाट वोट नहीं मिला तो भाजपा बहुत मुश्किल में है हरियाणा वो में। तो ताला नहीं, अब चाबी ढूंढ रहे हैं, अपनी ही चाबी जो उनका चुनाव जी। चिन्ह है। प्रभु, हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा बड़ा स्पष्ट है। आप जो सैनी साहब को बनाया गया है, सैनी साहब बड़े लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात जब होती है कि आप रिप्लेसमेंट करेंगे, वो बेटर होना चाहिए। हो सकता है उनकी जाति उनके साथ है, पर उनका जो प्रेजेंटेशन जो उनका परसेप्शन उनके बारे में ये है कि सैनी साहब वहाँ पर बड़े थोड़े ही टोटली इनफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं। एक तरफ उनके सामने खड़े हैं हुडा साहब। हुडा के मुकाबले में जैसे अरविंद में जहाँ पर पावरफुल लीडर है, बीजेपी का कोई पावरफुल हुडा के मुकाबले में कहीं खड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। इसलिए बीजेपी पहले बैठी हुई थी। खट्टर साहब आए थे, मोदी साहब के मित्र से, उनको बनाया था। तो हरियाणा के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। हरियाणा में लोकल लीडर पर बीजेपी ने कोई अल्टरनेटिव तैयार नहीं किया। खट्टर साहब तैयार हुए थे और उनको राष्ट्रवाद हरा दिया जैसा गया, इसलिए मुद्दा उनकी जहां performance ठीक नहीं 56% थी। वोट इसलिए बैंक आ पार्टी गया, को- उसका ना होना हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ अप्रत्याशित नतीजे भी देता दिखाई दे सकता है? क्विक कमेंट यशवंत। देखिए, अप्रत्याशित नतीजे ये कहना तो मुश्किल होगा कि क्या दे सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हरियाणा की राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पहले एक जैसी मानी जाती थी, उसमें आपस में बड़े सारे लिंक जोड़े जाते थे, अब वो लिंक नहीं है। वो लिंक टूट गया है क्योंकि वो 36 की तरह हो गई राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा जाट राजनीति करती है, हरियाणा में एंटी जाट राजनीति करती है, और राजस्थान में फिर जाकर के वो जाट राजनीति में घुस जाती है। तो ये इक्वेशनिंग जो है ये बहुत विचित्र है, अलग है, अलग है। तो ये एंटी समीकरण इंकम्बेंसी को- किसके फायदे में होंगे? लेकिन दिल्ली और हरियाणा 100% स्ट्राइक रेट जहां था, वहां खेल टक्कर का होता दिखाई दे रहा है क्या? और जैसे हरियाणा में हमने जाट नॉन जाट, ये बड़ा एक सरलीकरण भी हो जाता है। अभी मैं और बहुत कार्यक्रम करने वाला हूं। दलित वोट बैंक कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सवाल है। तो हरियाणा में भी अगर 22-23% जो लोग कहते हैं, 28% तक भी मानते हैं जाटों का आंकड़ा है, तो वहाँ दलित समुदाय 21% है। और वहाँ पर कुछ बदलाव, ऑन ब्लॉक शिफ्ट की आहट भी दिख रही है क्या? इस पहलू पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो बात हो रही थी दिल्ली और हरियाणा की, और यहाँ पर ढेरों राय आ रही हैं। और शशि मोहन मिश्रा हैं, कटनी मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जबकि एक और दर्शक हैं, मधु कपासिया, मेरठ वासी हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल की बेल से निश्चित ही बीजेपी का खेल बिगड़ेगा। अब खेल किसका कितना बनेगा, कितना बिगड़ेगा, 4 तारीख को तो पता लग ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।